हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी विद यस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। आपने संधि के पहले वाले स्टेप को बिल्कुल आसानी से समझ लिया है, जिसमें हमने स्वर संधि यानी कि वोवेल ज्वाइनिंग को अच्छी तरीके से पढ़ा है। पूरे टॉपिक को हमने उसमें क्लियर कर दिया है। आज बात होगी व्यंजन संधि की, और पूरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसी एक वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के इस पूरे सेशन को। मैं जैसा बता रहा हूं एज इट इज वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये पूरी क्लास ऑब्जेक्टिव बेसिस है, सब्जेक्टिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट बनाई जा रही है वीडियोस, ताकि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का काम हो सके। यदि आप डिफिनेशन वगैरह वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन के लिए आप किताब का सहारा लीजिए, बट आपको जितने संधि विच्छेद या संधि विच्छेद दिया हुआ हो उसे संधि करना हो, उन सब के लिए मेरा कॉन्सेप्ट कारगर है। लेकिन डिफिनेशन मैं सिर्फ मैं बोलूंगा, आप अगर सुनते हो या उसे नोट करते हो तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। व्यंजन संधि होती क्या चीज है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। यह हमारा चैनल का प्यारा सा नाम है एनसीईआरटी विद यस। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आ रही है वीडियोस, रेगुलर अपडेट हम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं। व्यंजन संधि को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग। और यह होता क्या है उसके पहले आप जान लीजिए, व्यंजन का संधि का मतलब होता है जुटना। और किसका जुड़ना? व्यंजन का। यानी कि किसी शब्द या शब्दांश में या किसी वर्ण में जब दोनों ओर व्यंजन होते हैं तो हम उसे कहते हैं वैसे संधि को व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, हमने इस साइड भी किसी व्यंजन को रखा, इस साइड स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन आगे जो होगा वो हमेशा व्यंजन ही होगा। ये बात आप याद रखोगे। उसमें स्वर आता था, इसमें व्यंजन आएगा। जैसे मैंने क को जोड़ा, अ को जोड़ा, ये व्यंजन संधि कहलाएगा। या क को जोड़ा प्लस आ को जोड़ा, है ना। यहाँ स्वर हो सकता है, बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आगे की। आगे हमेशा व्यंजन ही आएगा, ये बात आप याद रखोगे। कभी भी व्यंजन संधि में आगे वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा आपका व्यंजन ही होगा, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। आप ये चीज याद रखोगे। तो वैसा वर्ण या वर्णों का क्रम जिसमें व्यंजन का और स्वर का संधि होता है या व्यंजन व्यंजन का संधि होता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। इसका प्रथम नियम क्या है? स्टेप बाय स्टेप हमने बांटा है पूरे नियम को। तो पहला नियम क्या है, आप ध्यान से देखोगे मेरी ओर, बोर्ड की ओर आप देखोगे क्या मैं कह रहा हूं। यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर, किसी भी वर्ग का, है ना, वर्ग का अक्षर अब प्लस कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है, तो वह बदल जाता है उस वर्ग के तीसरे अक्षर में। मैंने जो लिखा आप उसे समझो आराम से, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाते चलूंगा, इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। यह पूरी वीडियो 30 या 35 मिनट की होगी, जिसमें व्यंजन और विसर्ग दोनों खत्म होंगे। ये देखो, मैंने यहाँ एक बात आपको कहा है कि वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, कहने का मतलब एक वर्ग ले लिया मैंने, क वर्ग का क, या च वर्ग का च, या ट वर्ग का ट, या त वर्ग का त, या प वर्ग का प, और या ले लू य, र, ल और व। बस इतना ही, है ना। यहां मैं लिख देता हूं या, य, ल और व। ये जितने भी पहले अक्षर हैं ये सभी अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी संधि के बाद कोई स्वर हम जोड़ रहे हैं इसमें, मान लीजिए अगर कोई स्वर या व्यंजन को जोड़ रहे हैं हम इसमें, स्वर या व्यंजन हम जोड़ रहे हैं इसमें अगर, तो वो अपने ही क्रम का तीसरा अक्षर बन जाएगा। यानी क जो है वो किसमें बदल जाएगा? वो बदल जाएगा ग में। च किसमें बदलेगा? तीसरा अक्षर ज में।
ट किसमें बदलेगा? अपने तीसरा अक्षर। ट किसमें बदलेगा? अपने तीसरे अक्षर में, यानी कि ड में। और त किसमें बदलेगा? द में। प किसमें बदलेगा? ब में। ऐसा क्रम चलता रहेगा। यार है यर लव, ये सभी चीजें, तो ये सभी भी अपने अक्षर में बदल जाते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अपने तीसरे अक्षर में ये भी अपने बदल जाएंगे सभी, ऐसा। तो ये था पहला नियम। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम सबका एक एक एग्जाम्पल समझे, ताकि यह पहली नियम है, तो मैं पहले नियम को थोड़ा आराम से बताऊंगा, उसके बाद अपनी गति को थोड़ा रफ्तार में लाऊंगा। सही है? चलो देखते हैं उदाहरण। हमने एक चीज लिखा है यहां, दिक प्लस गज। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो ग होता है और बाद में कोई स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, तो वो जो ये क होगा वो बदल जाएगा आपका किस में? हलंत लगा देते हैं, संधि बिना हलंत के काम नहीं करता है। तो वो बदल जाएगा अपने वो बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वर्ग के तीसरे अक्षर में वो बदल जाएगा। आप ध्यान दो जरा, यहाँ है दिग्गज, दिक प्लस गज, ये तीसरे अक्षर बदल जाएगा। यहाँ हलंत है तो यानी कि वो आधा काम करेगा, यानी गज होगा वो आधा होगा, फिर ये वाला ग, फिर ज, तो ये कहलाएगा हमारा दिग्गज। उम्मीद है आप अच्छा से समझ जा रहे हो। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सत प्लस वाड़ी, ऐसा कुछ हमने लिखा। तो मैं बता रहा हूं, तो अपने तीसरे अक्षर द में बदल जाएगा। ये सभी में हलंत रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि सभी आधा है, सभी हलंत है, तो इधर भी हलंत है, यानी त बदलेगा किस में? द में। सद वाड़ी, है ना? इस प्रकार सभी क्रम चलेंगे, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी। सभी के एग्जाम्पल ही लूंगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी यदि संधि में क्या होता है कि अगर कोई व्यंजन आता है पहला वर्ग का, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, तो वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के। ऐसा नहीं हो कि इसमें आप च लगा दोगे। ये क का वर्ग है तो इसमें ज नहीं आएगा, ग ही आएगा। क्यों ग आएगा? मैंने आपको बताया, अपने ही वर्ग में ये बदलेगा। ये जब भी बदलेगा ये अपने ही वर्ग में बदलेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे, इसके लिए आप दुविधा में नहीं रहोगे। मैं हर बार बता रहा हूँ, च हमेशा बदलेगा ज में, ना कि बदलेगा ड में, ना बदलेगा द में, ना बदलेगा ब में, ना बदलेगा ल में। वो जब भी बदलेगा ज में ही बदलेगा। सही है? फटाफट ऐसे स्लो, वीडियो को रोककर आप इसे उतार सकते हो। हम चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। आते हैं द्वितीय नियम पर और चलते हैं थोड़ा आगे। हम आते हैं दूसरे नियम पर। और दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि वर्ग का पहला अक्षर हो प्लस में उसके बाद आए म। सही है क्या? यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद आए, हाँ, यदि किसी वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद आए न या अड़ा, आगे अड़ा को लिखते हैं क्योंकि अड़ा आगे आता है। अड़ा आए या आए न, ऐसा देखो, वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद अड़ा या न आए, तो वो हमेशा आपका बदलेगा अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। सही है?
दूसरा नियम आपका ये कहता है कि यदि वर्ग का पहला अक्षर हो, जैसे मान लो क हो या च हो या ट हो, ऐसे ही मतलब वर्ग का पहला अक्षर हो, सभी में हलंत रहेंगे, और उसके बाद अड़ आए या न आए, कुछ भी आए, है ना, कोई भी पहला अक्षर हो, आप ले सकते हो पूरा प तक ले सकते हो, प वर्ग तक, तो वो हमेशा अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। क बदलेगा किसमें मेरे भाई? अंगा में। च बदलेगा किसमें? न या अड़ा रहे तो च बदलेगा अपने ही अक्षर या में। बताओ कोई दिक्कत? यदि अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है और आपके एग्जाम डेट घोषित हो चुके हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपके क्रश को भी आप पे तरस नहीं आएगा, है ना। तो आप पढ़ाई शुरू करो, अभी भी वक्त है, आपके पास लंबा समय है, 10 से 15 दिन आपके पास मौजूद है। अभी चाहो तो बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप अभी से संघर्ष में लगे रहे तो। लेकिन अभी भी आप कंबल को ज्यादा प्यारा समझ रहे हो तो फिर भाई आपका भगवान में भला नहीं करने वाला है, ये बात आप याद रखोगे। सही है। आते हैं एग्जाम्पल, स्पीड थोड़ा चलेंगे। जगत प्लस नाथ, हमने अभी आपको समझाया, मैं थोड़ा मार्कर चेंज करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर अभी मैंने आपको समझाया कि किसी वर्ग का पहला अक्षर, तो एक वर्ग का पहला अक्षर है अपना और उसके बाद आ रहा है न, तो वो बदल जाएगा अपने ही वर्ग के अंतिम पांचवें अक्षर किसमें? न में, यानी जगत प्लस नाथ, तो क्या बनाएगा बताओ? जगन नाथ, ऐसा ये क्रम बनाएगा। देखो, और इस प्रकार आप अनेकों बना सकते हो। पहला अक्षर है, अंत में ना या अड़ा है, न या अड़ा है, या आय वाक प्लस, ऐसा क्वेश्चन है एक, मान लो आपके पास क्वेश्चन एक आ गया वाक प्लस मैं, ऐसा आ गया वाक प्लस अड़ा या ना है। वांग मतलब होता है अपाहिज, वाक प्लस ड़य, ऐसा तो अंग कब किसमें बदलेगा? अंगम में, वांगड़य, ऐसा कुछ करके आपका ये शब्द बनेगा वांगड़य। ऐसा होता क्या है, इस पे चर्चा नहीं कीजिए, बस आप संधि विच्छेद से समझिए। इसका मतलब होता है अपाहिज, है ना। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो विकलांग होते हैं वो वाक्य अड़य होते हैं, है ना, चाहे वो बोलने से हो या किसी भी एक अंग से हो। इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 3 पे। वर्ग का पहला अक्षर और अंत में आएगा म। ध्यान दो, ज्यादा हार्ड नहीं है ये बारी बारी मैं समझा रहा हूँ आपको, आराम से मार्कर बदल बदल के समझा रहा हूँ आपको, तो ये उतनी हार्ड नहीं है जितनी आपको लग रही है। हाँ, शुरू करें। तीसरा नियम, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, आराम से आप नोट कर सकते हो, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं आराम से लिखकर एक नियम के बाद दूसरे नियम पर आपको अच्छी तरीके से अच्छी मौका दे रहा हूँ आपको, ताकि आप उसमें आप अपना काम कर सको, स्क्रीनशॉट ले सको या वीडियो को रोक के कर सको, है ना। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि तो द के बाद ल आए तो त या द का ल हो जाता है। मैं ये बात कह रहा हूं कि यदि किसी शब्द के पहले वाले शब्द के अंत में त आए या द आए
इन दोनों में से कोई अगर आए तो इन दोनों का और उसके बाद ल आ जाता है तो त या द किस में बदल जाएगा, आपका ल में बदल जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे ऐसा होगा। त या द के बाद अगर ल आ जाता है तो वो भी वो ल में बदल जाएगा। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, त आ रहा है उसके बाद ल आ रहा है तो ये त जो है वो ल में बदल जाएगा। कैसा ल में बदलेगा, हलंत है तो आधा ल में। उल्लेख, उत प्लस लेख उल्लेख। उम्मीद है आप इस तीसरे नियम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आते हैं चौथे नियम पर आराम से, थोड़े स्पीड के साथ। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होगी। आते हैं चौथे नियम पे। और त अदा के बाद अगर मान लो ज या यहाँ आता है, अगर त या द के बाद, कैप हटाओ, टाइम खा रहा है। जो चीज टाइम खाए उसे आप अपने जीवन से बाहर ही करो तो बेहतर है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो आपके जीवन में। यदि त और द के बाद, चौथा नियम कहता है कि यदि त या द के बाद ज रहे या रहे झ। अब झ को एक ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने के अपने अपने तरीके हैं। त या द के बाद ज या झ आए तो उसके बाद त या द जो है वो बदल जाता है ज में। सही है। मैंने यह कहा अभी कि यदि त और द के बाद ज या झ आए तो हम यह बात कहेंगे कि वह हमेशा बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी ज में। देखो कैसे, उत प्लस जवल या सप्त प्लस जन, ऐसा। उत प्लस जवल, ज तो आ रहा है उसके बाद ज आ रहा है तो बदल जाएगा तो आधा आधा ज में। उज वल, सही है, ये भी आधा ही है। सत्य प्लस जन, त है बदल जाएगा ज में, सज्जन। उम्मीद है आपको ये वाले क्रम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है, कैमरा चेक कर लेता हूं ताकि अगर कोई क्रॉप सिस्टम हो रहा है तो उसे मैं सुधार सकूं, बट ऐसा कुछ दिक्कत इशू आ नहीं रही है। सभी चीज क्लियर है, हाँ सभी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं पांचवें नियम पे। अब ऐसे त द पे और भी नियम है, उसे हम समझ लेते हैं। यदि त द के बाद, आप ध्यान दो, 4 या 3 और एक्स्ट्रा इसके नियम है, उसको मैं ट्रिक से समझा देता हूं, उसके लिए मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। यदि त या द के बाद जब भी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, क्या मैं कह रहा हूं आप सुनो ध्यान से। यदि सिर्फ किसके साथ, त या द के साथ की बात मैं कर रहा हूं, है ना। एक बॉक्स बना देता हूं समझाने के लिए, बस इतना में आप समझ जाओगे। अभी देखो ट्रिक बताता हूं मैं आपको एक समझने के लिए। त रहे या द रहे और उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर रहे, है ना। शॉर्टकट फॉर्मेट बताता हूं ताकि बार बार, है ना, ऐसे त रहे या द रहे और उसके बाद वर्ग का तीसरा अक्षर रहे तो वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, है ना। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिख जाएगा, जो यहाँ रहेगा वही चीज सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में कोई एक रहेगा उनके जगह पर, बस यही इसका फॉर्मेट है। आप देख सकते हो त के बाद ज आ रहा है या झ आ रहा है, वो बदल जा रहा है।
ज ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स आएगा, वो भी बदल जाएगा, उसी में स में बदल जाएगा। तो ऐसा ये क्रम चलता रहेगा, है ना। ऐसा आ जाएगा, कह देगा कि आपका ऐसे कह देगा। एक और एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, आप उसे भी देख लो। यदि त द के बाद मूर्धन्य सा आ जाए तो वो बदल जाता है अपने ही मूर्धन्य सा में, है ना। तो ये बात, ये चीज है कि जो यहाँ आएगा वो वही चीज में बदल जाएगा। कब? जब त द दिया रहेगा तब। ये ऐसा तभी संभव है जब यहाँ आगे त या द अंत में आ रहा है। तो अगर त द आ रहा है प्लस के बाद जो भी आ रहा है वो उसी में बदल जाएगा। वो चीज मैं बता रहा हूँ। वर्ग का तीसरा अक्षर है तो वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। यदि यहाँ कोई भी वर्ण आ रहा है तो हमेशा उसी में वो बदल जाएगा। अब आपको सोचना है कि वहां हम छोटा का प्रयोग करेंगे, और हलंत रहेगा तो छोटा वाला प्रयोग होगा, और हलंत नहीं रहेगा तो जैसे है वैसे वो होगा। सही है क्या? है ना, सही है। आते हैं नियम के आगे। उम्मीद है आपको यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। रूल नंबर आगे, जो ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको सीरीज लेकर हम चल रहे हैं उसके साथ, है ना। कोई चीज छूट नहीं रहा है। मैं जो समझा रहा हूँ आप ध्यान से मेरी बातों को देखो और बोर्ड की ओर देखो, आप समझ जाओगे आराम से। आ जाओ। देखो, यदि किसी, अब ये नियम नंबर में कितना डालूं वो संभव नहीं है, बस मैं इतना समझा रहा हूं आपको, बस आप देखते जाओ और नोट करते जाओ। आप अपने में नेक्स्ट डाल लेना जो आपका नियम होगा नंबर। अगर किसी स्वर के बाद यदि छ आ जाता है तो वो बदल जाता है आधा च और छ में। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी स्वर के बाद छ आता है तो वो बदल जाता है आधा च और छ में। जैसे अ प्लस ऐसा लिख दिया हमने छा। मैं बता रहा हूं क्या, अ जो है वो स्वर है देखो, और ये छ है तो ये बदल जाएगा आधा च और छ में, हो जाएगा आपका अच्छा। सही है, समझ गए। यदि किसी स्वर के बाद आपका छ आता है तो वो बदल जाएगा अपने ही क्रम के पहले वाले लेटर से, यानी आधा च और छ से। आगे चले क्या, आते हैं थोड़ा आगे। अगला नियम आते हैं और देखते हैं। नौ का अड़ा में परिवर्तन। नियम अगला ये है, नौ का अड़ा में परिवर्तन। नौ का अड़ा में कब परिवर्तन हम करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे अब। नौ का अड़ा में परिवर्तन कब कब होता है ये चीज आप समझो ध्यान से इन बातों को, और देखो मेरे साथ साथ। यदि नियम में री आ जाए, मूर्धन्य स आ जाए, और री आए, मूर्धन्य स आए, और पहले तलावी स आए, मूर्धन्य स, तलावी स और दांती स ये आए, और इसके बाद न आए तो वो बदल जाता है अड़ा में, है ना। मैंने ये चीज कहा कि यदि किसी री, मूर्धन्य स, तलावी स या दांती स के बाद न आता है तो बदल जाएगा अड़ा में। ऐसा कुछ जैसे री प्लस नी, ये बदल जाएगा आपका किसमें, रीडी, या री प्लस सी, ऋषि नहीं, ये नहीं, ऋषि तो कोई शब्द नहीं हो रहा है तोड़ने के बाद। नहीं, ये नहीं,
री प्लस नी यानी मूर्धन्य स का प्रयोग है क्या? यदि मूर्धन्य स के बाद न आता है न तो सी, अरे मूर्धन्य स के बाद की बात हो रही है ना, इसके बाद वो आना चाहिए। मैं ऐसा लिख रहा हूं री प्लस सी, इस नियम में ऐसा थोड़ी मैंने लिखा है कि अंत में क्या आना चाहिए, न आना चाहिए। मैं सी लिख रहा हूं, तो मेरा एग्जाम्पल ही गलत है ना। इसमें सोचना ये एग्जाम्पल ही गलत था, पहले स आना चाहिए। षष्ठ नाम नहीं होगा वो, षष्ठ कोणीय, षष्ठ कोणीय नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। एक सेकंड सोचते हैं क्या एग्जाम्पल है क्या कोई और जो काम बना दे। रीनिंग तो एक सही है क्योंकि अंत में ना आ रहा है, और एग्जाम्पल सोच रहे हैं कुछ। क्या हो सकता है और? सोचो सोचो सोचो, दिमाग काम करो। कुछ छूट तो नहीं रहा नियम में। अच्छा ऑब्जर्वेशन देखता हूँ। परी प्लस नाम, न आ रहा है, री आ रहा है, बदलेगा परी अड़ाम में, यानी और कुछ छूट रहा है नियम में। यहाँ आना चाहिए य, र, ल, व, री, मूर्धन्य स, दांती स, तलाबी स, उसके बाद आना चाहिए न, तो वो अड़ा में बदलेगा। अब ये सही है, अब ये गलत नहीं। थोड़ी सोच रहा हूँ, कुछ तो कंफ्यूजन आ रही है इसमें, क्या आ रही है। चलो मिल गया वो चीज़, एग्जाम्पल के सहारे हमने इसको समझ लिया। ये देखो अब समझो, फिर से मैं इसको बताता हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी इस वाले क्रम में, हम थोड़ा दिक्कत आया था कुछ गड़बड़ के कारण। यदि य रहे, र रहे, ल रहे, व रहे, यानी कि अंतःस्थ व्यंजन रहे, ये सभी अंतःस्थ व्यंजन है, या रहे री, मूर्धन्य स, दांती स या तलाबी स, और उसके बाद अगर न आ रहा है तो हम कहेंगे वो चीज किसमें बदलेगा, अड़ा में बदलेगा। जैसे री प्लस नी, न आ रहा है ऋणी हो गया। परी प्लस नाम, र आ रहा है, देखो यहाँ, उसके बाद न आ रहा है तो बदल गया किसमें, परी, न बदल गया अड़ा में। नौ का अड़ा होना, नियम क्या है, नौ का अड़ा हो जाना, सही है। उतारो वीडियो को, रोक के उतारो, मैं इसे मिटाने वाला हूं बहुत ही जल्द। अगला, और उम्मीद है यह हमारा अंतिम नियम होगा। ये देखो, जब भी किसी शब्द के अंत में यह वाला स्वर है, दांती स, तो वो जो है वो बदल जाएगा मूर्धन्य स में। जब भी किसी शब्द के अंत में ये आएगा तो वो हमेशा बदलेगा मूर्धन्य स में। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, और ये हमेशा मूर्धन्य स में बदलेगा और बनाएगा अभी सेक, ऐसा, सही है। अभी प्लस सेक, ये जो स है, र वाला स जो है, दांती स जो है, वो हमेशा मूर्धन्य स में कन्वर्ट होता है संधि के बाद। अभी प्लस सेक बनाएगा अभिषेक, यानी वो प वाला स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये वो चीज। और भी हम देख सकते हैं बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं। वी प्लस सम, और ये जो स है वो बदलेगा प वाला स में और बनाएगा ये विषम। एक चीज और, एग्जाम में आपको इसके विपरीत दिशा में भी दिया जा सकता है, और वो कह सकता है कि आपसे विषम का संधि विच्छेद कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस भी वो दे सकता है एग्जामिनर, आपका कह देगा कि विषम का संधि विच्छेद कीजिए, विषम का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जब संधि करते हैं तो ये जो स होता है प वाला, वो बदल जाता है किसमें, र वाला स में, यानी कि दांती स में। देखो, वी प्लस सम, विषैला, और भी अनेकों उदाहरण है ना। एक और एग्जांपल छूट रहा है, म संबंधित नियम जो है, म का हलंत हो जाना और ये अनुस्वार हो जाना, सॉरी, और ये नियम अंतिम है व्यंजन संधि का।
म का अनुस्वार होना। यदि किसी शब्द के अंतःस्थ व्यंजन के बाद यानी कि य, र, ल, व ये सभी अंतःस्थ व्यंजन है। मैंने व्यंजन जब पढ़ाया था संधि तो उसमें आपको बताया था कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। उस बाद अगर म आता है आपका, और भी इसमें ऐड करूंगा मैं, देख रहा हूं कुछ आता है तो वो बदल जाता है अनुस्वार में। अनुस्वार जिससे या पहला वर्ग आता है, यहां लिखो अंतःस्थ व्यंजन हो गया, और कवर्ग से पवर्ग तक लिखो, यहां लिखते हैं कवर्ग से पवर्ग तक। कवर्ग से पवर्ग तक आता है अगर, तो वो बदल जाता है। उसके बाद म आता है तो वो बदलता है अनुस्वार में, जैसे सम प्लस गम, ऐसा म का अनुस्वार हो जाना। नियम क्या है आपका? म का अनुस्वार हो जाना, ऐसा कोई नियम है। अब देखो म का अनुस्वार हो जाना, यदि म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे देखो इसका क्या होगा, संगम, म जो है वो अनुस्वार हो गया। और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं, नहीं तो आप कहोगे कि समझ नहीं आया सर। देखो सम प्लस हार क्या होगा, सहार, संहार, है ना। संहार भी हो सकता है, संतोष भी हो सकता है, संबंध भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो टोटल व्यंजन जो था इन्हीं सभी व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। आप जितने भी संधि विच्छेद करोगे स्वर और व्यंजन के अंदर, इससे बाहर आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। और व्यंजन संधि यहाँ समाप्त हुआ। अब आते हैं थोड़ा आगे और पढ़ते हैं विसर्ग संधि, जो मैं बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ। थोड़ा स्पीड क्लास हो सकती है ये, लेकिन मैं अपने तरीके से बहुत धीरे लेके चल रहा हूँ। इतनी जल्दी कोई संधि आपका खत्म करने वाला नहीं होगा, ये बात आप तय करके लिख लो कि इतनी जल्दी कोई संधि नहीं पढ़ा सकता जितनी तेजी से मैं संधि खत्म कर रहा हूं आपको। अब आते हैं हम विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग का चिन्ह आपको पता होगा। विसर्ग मतलब किसी वर्ण के बाद दो बिंदु लग जाता है, वो कहलाता है विसर्ग, जिसका उपयोग संस्कृत के अंदर ज्यादातर है। और हम वैसे वर्णों का ही इसमें प्रयोग करेंगे जिसके शब्द जो है वो संस्कृत ज्यादा आते हो। ब्लैक मार्कर में प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि लाल ज्यादा डार्क नहीं हो। आते हैं विसर्ग संधि की ओर और देखते हैं आपको कितना पकड़ पा रहे हो अभी से। पहला नियम पे चलते हैं, आप समझ गए। हम वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जहां ज्यादातर संस्कृत शब्द ही देखने को आपको मिले। विसर्ग का मतलब किसी शब्द के बाद में दो बिंदु लगा हो, वही कहलाएगा हमारा विसर्ग। क्लियर है? संस्कृत पढ़ते होगे तो किसी नाम के अंत में लगता है विसर्ग। रामक का मतलब होता है राम, ये दो बिंदु यही विसर्ग कहलाते हैं। चलते हैं थोड़ा आगे। नियम नंबर 1, पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद अ या पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण आता है तो वह ओ में बदल जाता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा। यदि विसर्ग के बाद अ आए, या पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, किसी भी वर्ग का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला ही वर्ग का, किसी भी वर्ग का कवर्ग से लेकर पवर्ग तक
और वर्ग तक यदि कोई आता है पहला दूसरा तीसरा वर्ण तो वह बदल जाएगा ओ में। किसमें बदलेगा? ओ में। जैसे मन प्लस हर, मन प्लस हर, तो ये आ रहा है पूरा यरलवा का हर, सही है। तो यहां क्या बदलेगा? ये म नु हर। नियम में मैं लिख दूं साथ में पूरा यरलवा भी, य से लेकर ज्ञ तक, ऐसा। तो मन प्लस हर क्या बनाएगा? मनोहर, सही है। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, आप इतना समझ जाओ। यदि किसी विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है य से ज्ञ तक, या आ रहा है किसी वर्ग का पहला दूसरा और तीसरा, या आ रहा है अ, तो हम समझ जाएंगे कि हमेशा ओ में बदलेगा। मनो ओ, देखो न प्लस ओ क्या होगा? नो। ये चीज आप समझो। अब ये कहोगे नो कहां से आ गया, तो ये तो भाई तुम्हें गधा घोषित करने वाला बात हो जाएगा। और भी बहुत है लेकिन आगे चलेंगे। अगला नियम पे ध्यान देंगे हम। और भी बहुत सारे हैं, मन प्लस बल मनोबल, है ना। नियम नंबर 2, यदि आ को छोड़कर, मैं नियम नंबर 2 की ओर आता हूं और आगे चलता हूं थोड़ा। दूसरा नंबर नियम देखेंगे हम। यदि विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर आपका अगर आता है किसका कॉल आ रहा है भाई? 1 मिनट। हाँ ठीक हो, ठीक, चलो बढ़िया। थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे भाई, थोड़ा दिक्कत आ रही है। 1 मिनट, कोई इशू आ गया है। समझ नहीं आ रहा क्या? सही है। अरे हाँ, क्लियर बता रहा है लैपटॉप में। ठीक, ठीक है। समझ आ रही है ना सभी को? प्रॉब्लम आ गई थी, एक फ़ोन आ गया था और इसके कारण पूरा साउंड का तहस नहस हो गया, आवाज़ म्यूट हो गई थी और
कैमरा ऑन था बट आवाज नहीं थी। तो हम कहाँ थे, आप ध्यान दोगे जरा। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद आ को छोड़कर, मैं थोड़ा इसे स्पीड चलूंगा क्योंकि उतना बड़ा चीज होता नहीं है ये, है ना। यदि आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई स्वर आता है विसर्ग के बाद, जितनी बात होगी सभी आफ्टर द विसर्ग, है ना। विसर्ग के बाद की बात हो रही है, ये उधर की बात हो रही है, इधर तो विसर्ग रहेगा, प्लस के बाद की बात हो रही है। स्वर आ जाता है और आता है आपके साथ श, तालाबी श आ जाता है, या आता है च या छ, या आता है च या छ। तो यह हमेशा बदलेगा ये वाला स में, सही है, ये वाला स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, श्व प्लस छ, स्व प्लस छ, बनाओ क्या होगा देखो, ये बनाएगा आपका स्वच्छ, सही है। और ये इस नियम का तो है ही नहीं, ये तो नियम नंबर 1 ही था, है ना। छ का आधा च और छ में बदलना, ये उस नियम का था, ये नहीं है इस नियम का, ये है इस नियम का। निस प्लस छल, ये नहीं है, निस प्लस छल, छ है बदल जाएगा स में, निष्फल, निस प्लस फल। ओ यार इतना लंबा क्या ले जाना है, इधर तो विसर्ग रहेगा ना। नि प्लस क्या लगा दे इधर, चल, बनाया क्या निश्चल, ऐसा। अब ये सही रहा, नि प्लस छल डैश क्या बनाएगा ये निश्चल, ये सही था, थोड़ा गड़बड़ेशन आ गई थी, सही है ना। नि प्लस कंफ्यूजन हर एक के इंसान के मस्तिष्क में है, तो ऐसा दिक्कत नहीं है, सभी को थोड़ी डाउट्स है। अब सही है क्या, नी विसर्ग आ रहा है, उसके बाद प्लस छल, छ आ रहा है, छ बदलेगा स में, छ को बदल दिया स में, ये लिख दिया, है ना। छ का जुड़ना, स का जुड़ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं हो रही है, स बस जुड़ रहा है, स का जुड़ना। नि प्लस हल निश्चल, निष्काम, निष्प्रेरित, सही है, बढ़िया है, समझ में आया क्या। एक और लेते हैं, नी प्लस चल, निश्चल, नी प्लस चय, निश्चय। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। जब आप डाउट्स क्लियर हो तो बहुत सारे एग्जांपल आने लगते हैं। एक बात मैंने आपको बताया है, आपको छोड़कर कोई स्वर आ सकता है, इसमें कौन सा स्वर है, हर्षई मात्रा है, देखो सब में हर्षई स्वर है, को छोड़कर ना आ रहा है नहीं आ रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। आते हैं अगले नियम पे, बहुत कहाँ गया इस करने वाला भाई, हाँ चलो अगले नियम पे आते हैं। और ये देखो फटाफट थोड़ा उड़ाएंगे, 3-4 नियम बहुत बाकी हैं अभी, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में लेकर चलूंगा इसको। देखो आगे ध्यान से, रूल नंबर 3, विसर्ग का स होना। मैंने ये वाली स की बात कर दी है, अब ये स नहीं, अब इस वाली स की बात कर रहा हूं, दांती स की मैं बात कर रहा हूं, सही है क्या। यदि विसर्ग के बाद त आता है या द आता है तो वो बदल जाता है ये वाला समय। यदि विसर्ग के बाद, देखो ध्यान से, यदि विसर्ग के बाद
त आता है या आता है द तो बदल जाता है स में। एक और बात देखो, यदि विसर्ग के बाद ये समय बदल गया, ये नियम नंबर मैं मान लेता हूँ नेक्स्ट, और ये इसका मान लेता हूँ मैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं खत्म करने वाला हूँ, कि ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं करूंगा इसको। यदि विसर्ग के बाद या कोई स्वर रहे या विसर्ग रहे, उसके बाद पहला वर्ण गाता है, पहला वर्ग कहने का मतलब क्या, क च ट त प आता है तो बदल जाता है मूर्धन्य समय। याद रखोगे दो नियम। एक और लास्ट एग्जाम्पल में सबका बताऊंगा, आप ध्यान देते रहो मैं क्या कह रहा हूं, सही है। यदि अ के बाद भिन्न स्वर आता है, यहां देखो, यदि आ के बाद भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर कहने का मतलब अ आगे छोड़कर इसके अलावा, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जो आपने विसर्ग दिया होगा, विसर्ग का लोप यानी जो विसर्ग है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, विसर्ग का लोप होना। यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है तो हम कहते हैं कि वो विसर्ग जो है वो लोप हो जाएगा। और बारी बारी इन तीनों के हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे और आगे चल, अब यहीं पे हमारी विसर्ग संधि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। चलो देखो कैसे। मैंने पहला नियम लिखा है, यदि विसर्ग के बाद त या द आता है तो वो स में बदल जाता है। कैसे, न प्लस नम, म का मतलब हलंत, प्लस ते, क्या बदल जाएगा, नमस्ते, सही है। नम न प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो आ रहा है देखो बाद में, वो बदल जाएगा स में, नमस्ते। स में हलंत है कि नहीं है, बदल जाएगा किसमें, नमस्ते, सही है। तो याद का क्या होना, स होना। अगला आप देखो, अगला क्या है, यदि आता है कोई स्वर के बाद पहला वर्ग क च ट त, ये प है, प आता है तो वो स में बदल जाता है। कोई एग्जांपल ढूंढो, आपको नजर आ रहा होगा। देखो, नि प्लस काम, क्या बदल जाएगा, निष्काम, प वाला स में बदलेगा ये, और ये हो जाएगा क्या, निष्काम। नि प्लस काम, ई आ रहा है स्वर, और उसके बाद आ रहा है क्या, पहला वर्ग क, तो ये बदल गया किसमें, निष्काम। आइडेंट ऑफ विसर्ग यानी कि विसर्ग का लोप होना। विसर्ग कब लोप होता है, तो अ के बाद कोई भिन्न स्वर है, अ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग का हो जाता है लोप। आप देखो विसर्ग का लोप मैं कर रहा है हम कैसे, ये देखो, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग, क्या होगा ये, ई आ रहा है, इधर देखो ओ आ रहा है भिन्न स्वर, ई प्लस ओ, सही है। इधर आ रहा है ई और इधर आ रहा है ओ की मात्रा, तो हम कहेंगे भिन्न स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और ये बन जाएगा निरोग। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से पूरी ये चीज कंसेप्ट समझ में आई होगी। पूरे संधि को हमने अच्छी तरीके से समझाया, बहुत अच्छी मेथड से ले गए। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, 40 या 45 मिनट की हो गई, मैं पहले ही बोला था कि उतनी लंबी हो जाएगी। और कुछ डाउट्स भी निकले, क्योंकि हिंदी है तो थोड़ी सा दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन मैंने जो भी मेथड आपको सिखाया है इस संधि में वो आपको कारगर होगी, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, अब मेरे मेथड से आप देखो आपसे सारे बन जाएंगे, है ना। ज्यादातर क्या आता है, तोड़ने वाला ही आता है, ऐसा क्या आता है, ज्यादा निरोग लिखा रहेगा, निरोग का संधि विच्छेद कीजिए। तो निरोग का संधि विच्छेद करने के लिए आपको पता है यह एक विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ भी भिन्न स्वर है और यहाँ भी भिन्न स्वर है, तो नी प्लस रोग, और विसर्ग का लोप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही बन पाएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। अगली क्लास जो होगी हमारी वो आएगी आपकी उपसर्ग और प्रत्यय पर, उसके बाद समास, और 4 फरवरी तक 3 फरवरी तक पूरी हिंदी की संपूर्ण ग्रामर को कंप्लीट करने का मेरा वादा था, और मैं इस वादे के साथ रहूंगा।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आ रही है वीडियो, हमारी मेहनत आपको लग रही है कि हाँ बेहतर कर रहे हैं हम अपने क्षेत्र में, तो हमें सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।